हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बात न्यू लॉ से ही हम करेंगे और आपको एक रेमेडी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यू लॉ के अंतर्गत भी कई सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो पहले भी थे लेकिन उन्हीं को मॉडिफाई किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम उन प्रोविजंस का लाभ कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल विवादों में देखा जाता है कि जहां पर लड़की पीड़ित है तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। वो अपने ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज करा सकती है, अपना मेंटेनेंस मांग सकती है, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा सकती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखें कि लड़के के साथ कुछ गलत होता है, लड़की लड़के को टॉर्चर करती है, तो अनफॉर्चुनेटली लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इवन जेन्युइन घटनाएं होने के बाद भी जब वो अपनी कंप्लेंट पुलिस के पास लेकर के जाता है तो पुलिस जनरली 90% उसके मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती और कहती है पारिवारिक मामला है, हम इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो ऐसे में लड़के के मन में बड़ी समस्याएं होती हैं। और दूसरी बात, लड़के के लिए कोई स्पेसिफिक कानून भी नहीं है कि उसको कानून में जाकर के अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर ले। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे हस्बैंड फैमिली का ये कहना होता है कि सर क्या हमारे लिए भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। अब इसी पर आज की इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूं। एक बहुत स्पेसिफिक चीज आपके लिए है जो आप कर सकते हैं, और जो आज मैं बताने वाला हूं ऐसा अधिकतर मामलों में घटित भी होता है। इसलिए बहुत ही इजीली आप इस कानून का सहारा लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। पुराने लॉ में भी हमने इसमें बहुत सारे काम किए और इवन कुछ जजमेंट्स पे आपके लिए वीडियो भी लेकर के आए। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं और थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस भी और जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी चेंज हुई हैं। तो चीजों को समझना जरूरी है। अब देखिए, जब मैट्रिमोनियल विवाद चलता है, लड़की अपने मायके में चली जाती है, तो इनिशियली लड़का ये चाहता है कि वो वापस आ जाए और घर बस जाए। और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उसके घर वाले जाकर के लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके साथ मिसबिहेव होता है। मैं सब मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर आज के समय पे यही केसेस देखने को मिलते हैं। 100 में से 90 इसी तरह के मामले होते हैं जहां लड़की चली गई है, लड़का कोशिश कर रहा है, लड़की नहीं आ रही, लड़के ने फिर पंचायत भी करी, वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया, और फिर उसके बाद वो थक हार के किसी से सलाह लेके सेक्शन 9 का केस डाल देता है। सेक्शन 9 में भी ऐसे बहुत सारे जजमेंट है जहां पर कोर्ट क्लियरली कह रहा है कि हम लड़की को बाउंड नहीं कर सकते, भले डिग्री आपके फेवर में, अगर वो नहीं जाना चाहती तो हम बाउंड नहीं कर सकते। तो फिर उसका भी कोई फायदा मिलता नहीं है। सेक्शन 9 से मेंटेनेंस बच जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और फिर जैसे ही आप सेक्शन 9 करते हो तो लड़की उधर से सारे के सारे केसेज कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि केसेज होने से पहले, सब कुछ होने से पहले, जब आप उसको लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे पहले ही लड़की और उसके परिवार वाले रिश्तेदार बिना किसी इंफॉर्मेशन के आपके घर पर आ जाते हैं और घर पर आकर के आप लोगों से मिसबिहेव करते हैं। और मिसबिहेव ही नहीं, कई बार तो असॉल्ट भी करते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, आपके घर का सामान भी तोड़ देते हैं, नुकसान भी करते हैं और चले जाते हैं। और इन सब घटनाओं के बावजूद भी आप एक बस पुलिस कंप्लेंट दे पाते हो, इसके अधिकतर आप कुछ कर ही नहीं पाते। आप पुलिस कंप्लेंट देते हो, उस पर जनरली कुछ होता नहीं, ज्यादा एक एनसी दर्ज हो जाती है बस, और वो भी केवल कुछ स्टेट में। मैक्सिमम जगहों पर कोई एक्शन किसी भी तरह का नहीं लिया जाता है। लास्ट में जब आप कोर्ट के अंदर खड़े होते हो तो जस्ट इतना आपके पास कहने को होता है जी एक बार आए थे, हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, दैट्स इट। लेकिन उन पर उस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब डेफिनेटली किसी को भी अपनी गलती का एहसास तब होगा जब उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आपके साथ कोई ऐसी क्रिमिनल इंसिडेंट घटित होता है, यानी लड़की और उसकी फैमिली के मेंबर्स या रिलेटिव्स या कोई और आपके घर पर आ जाते हैं और आपके घर पर आकर के आपके साथ या आपके माता पिता के साथ या किसी और परिवार वाले के साथ गलत करते हैं, मारपीट कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, धमका देते हैं, पैसा मांगते हैं या घर के किसी सामान को तोड़ देते हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है। तो आप ध्यान से समझना, पहले हम डेफिनेशंस को कुछ समझेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट करने की नियत से आपके घर के अंदर आता है और घर के अंदर आके आपको धमकाता है, आपका अपमान करता है या आपको छेड़ता है, चिढ़ाता है और फिर वहां पर बना रहता है, तो दोस्तों इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपासिंग। क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। और डेफिनेटली वो आएगा तो आपके घर के अंदर आएगा, जो आपका रहने का स्थान है, आपके ड्वेलिंग हाउस में आएगा, तो इसे हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो पूरा अंदर नहीं आया, आधा अंदर आया। ये इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया, इसलिए आपको बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा करने की नियत से आया लेकिन वो कंप्लीटली दरवाजे के अंदर नहीं आया, या उसने खिड़की से अंदर हाथ डाल के कुछ ऐसा कर दिया, या दरवाजे में कोई जगह बन रही थी वहां से उसने हाथ डाल के ऐसा कर दिया। तो एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ऐसे व्यक्ति की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आपके घर के अंदर आ जाता है तो वो हाउस ट्रेसपासिंग माना जाएगा, वो उसके लिए सफिशिएंट है। देखिए, हाउस ट्रेसपासिंग में यदि आप किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उसको मिलने वाली सजा को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब इसी को हम और सोचते हैं जो आपके मामलों में होता है, वो सिर्फ हाउस ट्रेसपासिंग नहीं होती, वो हाउस ट्रेसपासिंग से पहले प्रॉपर षड्यंत्र बनाया जाता है कि उन्हें जाकर के ऐसा करना है। तो इसके लिए यहां पर एक स्पेशल सेक्शन दिया गया है। हाउस ट्रेसपासिंग को और क्रिमिनल ट्रेसपासिंग को सेक्शन 329 ऑफ बीएनएस में परिभाषित किया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपासिंग करता है लेकिन उससे पहले वो प्रिपरेशन करता है कि वो हाउस ट्रेसपासिंग करके जब आपके घर के अंदर आएगा, आपको असॉल्ट करेगा, रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट करेगा या फिर हर्ट करेगा,
तो ऐसे केस में यह गंभीर अपराध माना जाता है और इस अपराध में जो सजा होती है वो 7 साल तक की दी जा सकती है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। यानी ये हो गया आपका गंभीर अपराध और इसको रखा गया है सेक्शन 333 ऑफ बीएनएस के अंतर्गत। यानी कि अगर लड़की के परिवार में से उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके भाई बंधु कोई भी इस प्रकार से आपके घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आ करके आपके साथ असॉल्ट वगैरह करते हैं, और कई बार होता है उनके पास कुछ ऐसा सामान भी था, कोई ऐसी चीज भी थी जिससे वो हथियार बना के आपको मारते हैं, इट मीन्स वो प्रॉपर षड्यंत्र के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे और आपके घर के अंदर असॉल्ट करने ही आए थे और असॉल्ट किया, तो ऐसे में सेक्शन 333 का मामला उनके ऊपर बनता है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? डेफिनेटली अगर आप पुलिस में जाओगे तो उस पर कार्रवाई जनरली होती नहीं। अब इसके साथ साथ और भी संबंधित धाराएं लग जाएंगी। 333 तो लगेगा ही, लेकिन अगर उन्होंने मारपीट करी है तो मारपीट की धारा भी इसमें ऐड हो जाएगी, अब्यूज किया है तो अब्यूज की धारा भी ऐड हो जाएगी, पैसे की मांग करी है तो वो भी एक्सटॉर्शन की धारा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, कुछ सामान लेकर के गए तो चोरी की धारा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। यानी 333 के साथ और बहुत सारी धाराएं भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, डिपेंड करता है उनके कंडक्ट पे कि उन्होंने वहां पे आकर के क्या क्या किया है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो आप पुलिस में कंप्लेंट दो जिसमें आप पूरी बात को लिख देंगे। अब 90% है कि पुलिस इसमें एफआईआर आपकी तरफ से दर्ज नहीं करेगी, ये बोलते हुए कि तो पारिवारिक मामला है, कोई बात नहीं, आपने पुलिस को कंप्लेंट कर दी, रिकॉर्ड पे आ गई, इतना बहुत है। और अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को चोटें लगी हैं तो उसका प्रॉपर मेडिकल करा लो, दवाई ले लो, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लो, सरकारी हॉस्पिटल का मेडिकल करवा लो, ये सारी चीजें आप करवा लो। इसके बाद आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर के एक परिवाद दर्ज कर दीजिए इन सभी धाराओं के अंतर्गत और उन सब व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए जिन सारे व्यक्तियों ने ऐसे अपराध को कारित किया है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब आपसे आपके बयान लेंगे, आपसे आपके एविडेंस लेंगे और उसके बाद कॉग्निजेंस का एक ऑर्डर कर देंगे कि किन किन धाराओं में और किन किन व्यक्तियों को समनिंग की जानी है। इसके बाद एक मुकदमा उनके ऊपर बन जाएगा और अगर ये घटना हुई है, आपके पास इसके एविडेंस है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको सजा ही पड़ेगी। और जहां पर ऐसा मामला बन जाता है फिर वो लोग भी इसमें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें भी पता होता है इनके पास एविडेंस है, कल को मुकदमा चलेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए हमें सजा हो जाए, तो वो लोग भी इन चीजों को फिर सेटल कर लेते हैं और एक रीजनेबल सेटलमेंट आपको बन जाता है जिसमें आपको भी तकलीफ नहीं होती और बाद में फिर ये सारे मामले कॉम्प्रोमाइज के आधार पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अगर चुप बैठेंगे तो सेटलमेंट का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए यदि आप भी अपनी तरफ से स्टेप लेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। न्यू लॉ में काफी कुछ दिया गया है, जो पुराने सेक्शंस हैं, कई सारे पुराने सेक्शंस हैं जिनके नाम चेंज हुए, लेकिन बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी चीजों में चेंज किया गया है, एक्सप्लेनेशन बढ़ाए गए हैं, जिससे काफी प्रभाव पड़ जाता है चीजों में। तो इसलिए नेगेटिवली ना सोच के इनको पॉजिटिवली लीजिए और अपने अपने मामलों में इंप्लीमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी और लोगों को भी हो सके, ताकि और पीड़ित भी इससे मदद ले सकें। दोस्तों, सभी के लीगल राइट हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो आपको ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर बेसिस पे, मानता हूं, पुलिस में आप लोगों का कहना होता है सर हमारी तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनकी हो जाती है, लेकिन अब जो है सो है, हमें इसके आगे जाकर के सोचना है। जो हो रहा है, बस उस पर अपनी सुई मत अटकाओ कि नहीं जी होता नहीं है कुछ, पहले ऐसा सोच के चलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको लॉ में जो राइट मिले हैं उनसे आप अवेयर होने चाहिए और उनको आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी जो आपके साथ गलत कर रहा है वो रुकेगा, वो थमेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।